हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अली हसन और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूसीसी कितना आसान कितना मुश्किल। तो देखते हैं सर रिजवान की वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को आपको ये प्रेशर डालना 2024 से पहले लेके आओ, 2024 से पहले लेके आओ, ये इमेच्योरिटी होगी, नादानी होगी। ट्राइबल्स को इससे बाहर रखना चाहिए। बाबूजी का टुल्लू हुआ, बाद में कुछ नहीं हुआ। बिना बात पर अकड़ के ना बात करा करो। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप अभी तक सुन चुके होंगे, मैंने भी सुना दिया है और इसी पर होगी आज चर्चा। मैंने आप लोगों से वादा किया था यूसीसी और भारत पर आज आप लोगों के सामने अपनी बात, अपने ख्यालात रखूंगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? धत्तेरी की कटर छापो। पूरे देश को, खासतौर से मुसलमान भाइयों को ईद उल हज की लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख मुबारक। मुझे बात समझ में नहीं आती कि इस त्योहार का नाम बकरा ईद किसने रख दिया। अरे भाई, हज में कई ऐसी रिवायतें हैं, रिचुअल हैं जो पूरा करने के बाद एक मुसलमान का हज मुकम्मल माना जाता है, जिसके आखिर में कुर्बानी आती है। मुझे बात समझ में नहीं आती कि किसी भी रिवायत को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती जितनी कुर्बानी को दी जाती है, और त्यौहार का नाम ही बकरा ईद रख दिया। कमबख्त लोग, बेचारे अज्ञानी हिंदू भाई भी जब कोई शुभकामनाएं भेजते हैं, मुबारक भेजते हैं, तो ईद की मुबारक में, बकरीद की मुबारक में सींगों वाला बकरा बनना होता है। भाई साहब, देख के बहुत अजीब लगता है। इसीलिए इस त्यौहार को मैं हमेशा हज की मुबारकबाद देता हूं और इसको मैं ईद उल हज बोलता हूं। खैर, आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के बयान के बाद यूसीसी पर राजनीति गर्मा गई है। ऑल इंडिया मर्द लॉ बोर्ड हरकत में आ गया है। जाहिल आजम और लश्कर जाहिला के लोग हरकत में आ गए हैं। इसी बात पर डिबेट हो रहा था। मैंने कहा भैया, मैं सिर्फ आधे घंटे के लिए आऊंगा यार, जाहिल अब मुझसे झेले नहीं जाते। तो दो बातें वहां पर जाहिल साहब ने बोली, उसका मैंने क्या जवाब दिया, पहले ये सुन लीजिए। शुक्रिया अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जब यूसीसी आएगा तो मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदू को, किसी भी ट्राइब को, बौद्ध को, सबको बोलने का अधिकार है। मैं मानता हूं इस बात का, लेकिन खुदा के वास्ते मुसलमान सारी माइनॉरिटी के प्रवक्ता ना बने। भैया, अपनी बात करो। सिख क्या करेगा, ईसाई क्या करेगा, ट्राइब क्या करेगा, दलित क्या करेगा, जैन क्या करेगा, वो तुम उन पर छोड़ो। उनके पास प्रवक्ता हैं, वो अपनी अपनी बात रख लेंगे। सिर्फ बात करते हैं मुसलमान की। हमारे वारिस भाई ने बोला हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से देश को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यही तो फायदा है यूसीसी का। यूसीसी सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। यूसीसी इसलिए है कि अगर कहीं और भी किसी का कोई अनैतिक लाभ हो रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है, वो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी भाई। तो अगर कोई हिंदू लॉ की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, वो भी ठीक होगा। पर आप बात सिर्फ इस्लाम की करो, मुसलमान की करो। इस्लाम क्या है? हमारा आर्टिकल 29 हमें इजाजत देता है ईमान की, अल्लाह एक है, रोजे की, ज़कात की, फितरे की, हज पे जाने की, टोपी लगाने की, अपने हिसाब से निकाह करने की। बात खत्म हो गई। इसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। हां, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। उससे इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगा? इस्लाम तभी खतरे में आएगा जब यूसीसी ये कहेगा कि वारिस पठान को, शादाब चौहान को, रिजवान अहमद को नमाज छोड़ के अब ब्रह्मा विष्णु महेश को सजदा करना होगा। तब तो इस्लाम खतरे में आएगा। जब तक हमारे ऊपर ऐसी शर्त नहीं लग रही है तो मेरे हिसाब से तो इस्लाम खतरे में है नहीं। ठीक है, बात खत्म हो गई। भाई अमीश भाई, देखिए, वारिस भाई मेरे भाई हैं, शादाब मेरा छोटा भाई है, कहा सुनी अपनी जगह। अभी शादाब ने बोला, वारिस भाई ने भी बोला कि कोई दुनिया की ताकत ये नहीं कर सकती
यही डायलॉग मैं सुन सुन के बड़ा हुआ हूं। 1985 में शाहबानों को जब अब खर्चा मिलना था, यही मैंने डायलॉग सुने थे, तब मैं बड़ा यंग लड़का हुआ करता था। तलाक के बिद्दत की बात आई, सायरा बोनो की, मैंने यही डायलॉग सुने। 370 पे मैंने यही डायलॉग सुने। राम मंदिर पर मैंने यही डायलॉग सुने। तो यूसीसी मैं मानता हूं कि पेचीदा बात है, लेकिन मेरे भाई शादाब, मेरे भाई वारिस पठान, इस देश में बहुत से ऐसे काम ऑलरेडी हो रखे हैं जिसके लिए मुसलमानों ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत ये काम नहीं कर सकती। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर किसी को गुस्सा दिलाना और बलगलाने से कोई फायदा नहीं होता है। सुना साथियों, पहले तो मैंने कहा यार ये कहना छोड़ दो, हो ही नहीं सकता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा यार बहुत से किस्सों में तो मैं सुन चुका हूं ये कहते हुए, ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। बाबूजी का टुल्लू हुआ, बाद में कुछ नहीं हुआ। बिना बात पर अकड़ के ना बात करा करो। बात करनी है तो लॉजिक और संजीदगी से किया करो। ये अकड़ने के चक्कर में पूरी दुनिया में जूते पड़ते हैं कौम को, पहली चीज। दूसरी चीज जो सामने आई है वो ये आई, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, सरदार भाई को नाराजगी होगी, ईसाई भाई को नाराजगी होगी, हमारे ट्राइबल्स को नाराजगी होगी, या हमारे किसी भी वर्ग को नाराजगी होगी, यार वो अपनी बात खुद कर लेंगे। उनके पास अपने प्रतिनिधि हैं, अपनी जुबान है। खामखा डिबेट्स में आके उनके लीडर ना बनो। तुम्हें यार कोई लीडर बनाने को तैयार नहीं है, ना सरदार लीडर बनाने को तैयार है, ना ट्राइबल लीडर बनाने को तैयार है, ना दलित लीडर बनाने को तैयार है, ना ईसाई लीडर बनाने को तैयार है। सब सरकार से अपनी अपनी बात कर लेंगे। तुम यहां सिर्फ मुसलमान की बात करो, पूरे देश के ठेकेदार ना बनो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। तो दो बातें तो ये मोटी मोटी हैं, इसको मुसलमान इस पूरी चर्चा में अपने साथ जोड़ के रखें। पहला, हनक ना दिखाओ। दूसरा, सब माइनॉरिटी के ठेकेदार ना बनो। दो बातें। अब बात करते हैं, मुद्दा पेचीदा है। मैं नहीं चाहता इसमें जल्दी हो और सरकार को रोल बैक करना पड़े, यू टर्न लेना पड़े और पूरी कवायद खटाई में पड़ जाए और सरकार पर एक बार और पुनः सवालिया निशान उठे कि कोई भी बिल, कोई भी एक्ट वो जल्दीबाजी में ले आते हैं। बहुत अच्छी बात है, इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार एक व्यापक एक्सरसाइज कर रही है इस बिल या इस एक्ट को लाने से पहले। पेचीदा मुद्दा है। देश में पूर्णतः ईसाई भाई या सिख भाई को कॉमन लॉ आने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना मुस्लिम्स को पड़ेगा। लेकिन अब एक दौर ऐसा चल गया है जहां पर आदमी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, कास्ट समुदाय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जायज है ना जायज है, ये मैटर ऑफ डिबेट है। वो एक जिद है या तर्कपूर्ण लड़ाई है, ये भी एक मैटर ऑफ डिबेट है। लेकिन अब फिलहाल माहौल ऐसा है कि बात हो या ना हो, आदमी समुदाय सरकार से लड़ने के लिए तत्पर बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। तो पहली चीज, और बहाना ढूंढ रहे हैं, और इकोसिस्टम बहाना ढूंढ रहा है, और टूल किट बहाना ढूंढ रही है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी बहाना ढूंढ रहा है, बहुत सी सरकारें भी बहाना ढूंढ रही हैं। तो सबसे पहले सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये व्यापक माइनॉरिटी को कह के सॉल्व नहीं होगा, ये इंडिविजुअल डीलिंग एंड इंडिविजुअल डायलॉग से ये मुद्दा सॉल्व होगा। एक बार जब कॉमन सिविल लॉ आ जाएगा तो मेरे हिसाब से ये हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट, सक्सेशन एक्ट, इनहेरिटेंस एक्ट, गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट, ये सब भी खत्म हो जाएंगे। हिंदू नाम इस मारे लेना पड़ा था तब सरकार को, क्योंकि देश की माइनॉरिटी एक कॉमन लॉ को मानने को तैयार नहीं थी। तो एक मॉडर्न लॉ जिसको मनुस्मृति से इंस्पायर करके नहीं बनाया गया, किसी धर्मशास्त्र से इंस्पायर करके नहीं बनाया गया, पूर्णतः एक मॉडर्न लॉ बनाया गया और मजबूरी में उसका नाम हिंदू से स्टार्ट करना पड़ा। हिंदू कोडिफाइड बिल जितने भी आए, क्योंकि माइनॉरिटी उसमें आने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब फाइनली इस देश का हर आदमी एक बिल में आ जाता है तो ये जितने भी एक्ट हैं मेरे हिसाब से ये भी नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे और एक इंडियन सिविल कोड बनकर सामने उभरेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया, बहुत वर्ग हैं, बहुत कल्चर हैं, बहुत ही डाइवर्स नेशन है। ये हमारी ताकत भी है, ये हमारी कमजोरी भी है। दो आप लोगों को उदाहरण दूंगा छोटे छोटे। हिंदी, आप लोगों को एक बात पता है, हिंदी अभी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है।
ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में फ़र्क ये होता है कि नेशनल लैंग्वेज बाय एंड लार्ज पूरी कंट्री को एक्सेप्टेबल होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है कि आप कोई भी सरकार से पत्रचार करना चाहें, कुछ भी करना चाहें तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, वो मान्य होगा। लेकिन फिर भी दक्षिण भारत में वो इंग्लिश में या लोकल स्टेट लैंग्वेज में ही मान्य होता है, हिंदी को मान्यता नहीं मिलती है। आप लोग भी देख चुके हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं, हाल में नई जनरेशन सोशल मीडिया के तौर पर देख रही है। कितने वीडियो सामने आते हैं जब साउथ का स्पीकिंग आदमी, कोई साउथ इंडियन, एन इंडियन फ्रॉम साउथ इंडिया स्पीकिंग आदमी एक नॉर्थ इंडियन से हिंदी को लेकर बहस कर रहा होता है। और वो सिर्फ एक आइसोलेटेड इंसिडेंसेस नहीं है, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। तो हमारी सोसाइटी इतनी डाइवर्स है कि अभी तक हिंदी को हम एक्सेप्टेबल नहीं करा पाए हैं। दूसरी चीज़, आप गौ मास को लेकर चलिए। सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल रीजन से आज की तारीख में भी गौ मास हमारे भारत में खाया जा रहा है, सेवन किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में किया जा रहा है, गोवा में किया जा रहा है, इवन पौंडीचेरी के कुछ पॉकेट्स में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कोई सरकार चाहती है गाय काटी जाए? नहीं चाहती है। लेकिन ये सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल कंपल्शंस हैं और जिसके अधीन या जिसके सामने भाजपा भी अपने आप को मजबूर पाती है। तो यूसीसी एक ऐसी डिजायरेबल चीज है जो पूरे देश को चाहिए, लेकिन सरकार को इसमें बहुत सेंसिटिव होना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक जनरल एडवाइस दूं, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ये करेगी, कि ट्राइबल्स ऑफ द कंट्री को यूसीसी से परे रखना पड़ेगा। ये मेरा कन्विक्शन है, ये मेरा यकीन है कि ट्राइबल्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको आप यूसीसी के अधीन नहीं ला पाएंगे, ना उन्हें समझा पाएंगे। और ये उन लोगों को जो हमारे देश में ट्राइबल कल्चर में या ट्राइब्स के बीच में लॉ एंड ऑर्डर अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, उन लोगों को एक ये मौका मिलेगा। सो गवर्नमेंट शुड नॉट टच दी ट्राइबल रिचुअल्स एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ द कंट्री। पहली चीज, कंट्री साथियों इतनी सेंसिटिव है कि पहले हमारे सिख भाई हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाते थे। हिंदू मैरिज एक्ट में उसी का रजिस्ट्रेशन होता था, तो उसका रिलीजन मैरिज में हिंदू लिख के आता था। लेकिन जो गुरुद्वारे में हमारे सिख भाइयों की शादी होती थी वो एज ए सिख होती थी। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन था जिसका सिख भाइयों ने विरोध किया और बाद में आनंद मैरिज एक्ट, आनंद मैरिज कोड बन के आया, जिसके अधीन सिख भाइयों का रजिस्ट्रेशन एज सिख होने लगा। सो द कंट्री इज वेरी सेंसिटिव। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस वीडियो को सेव करके रखिएगा, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट एक स्वीपिंग यूसीसी लेके आएगी जो सबको एक कानून के अधीन खड़ा कर देगा सारी चीजों में। ट्राइबल्स के लिए तो मैं गवर्नमेंट को रेड फ्लैग कर रहा हूं कि यूसीसी में गवर्नमेंट ट्राइबल्स को इनकलकेट ना करे, इनको ना जोड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं गवर्नमेंट से यह रिक्वेस्ट करता हूं और मैंने अपने तरीके से की भी है कि स्वीपिंग लॉ ना लाएं, कि सब एक लॉ के अधीन आ जाएं। कुछ चीजें जो बहुत सेंसिटिव हैं जिनको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए और जिसमें कोर्ट्स ने भी पूरे हिंदुस्तान में कंफ्यूजन मचा रखा है। पहली, एज ऑफ द चाइल्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, एज ऑफ द बॉय एंड एज ऑफ द गर्ल। कर्नाटका हाई कोर्ट मुस्लिम को लेके कुछ बोल देता है, पंजाब हाई कोर्ट कुछ बोल देता है, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कुछ बोल देता है। ये एज एक भारत में यूसीसी के अधीन आनी चाहिए, एक्सेप्ट द ट्राइब्स, कि सब जो भी गवर्नमेंट एज तैयार करे, 18 करे, 21 करे, 24 करे, ये गवर्नमेंट की मर्जी। पहली चीज ये होनी चाहिए। दूसरी, डिवोर्स लॉज इंडिया की सबके लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए एक्सेप्ट द ट्राइब्स। डिवोर्स लॉ, मैरिज का तरीका, मैरिज का रिचुअल सबका अलग है, सबका अलग हो सकता है। जिसको चाहे आर्य समाज में कराए, जो चाहे मस्जिद में कराए, जो चाहे निकाह कराए, जो चाहे चर्च में कराए, जो चाहे गुरुद्वारे में कराए, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबका एक जगह होना शुरू होना चाहिए। शादी कैसे होनी है इसकी परमिशन होनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, हिंदू एक्ट डिसॉल्व हो जाएगा, इंडियन एक्ट हो जाएगा, तो इसके साथ साथ आपको गोवा का जो लॉ है वो भी आपको डिसमेंटल करना पड़ेगा, वो भी खत्म करना पड़ेगा, फिर सब एक ही लॉ के अधीन आ जाएंगे। लेकिन फिर से दोहरा रहा हूं, स्वीपिंग लॉ नहीं आ सकता जो हर चीज को आपको अधीन कर दे।
मेरे हिसाब से गवर्नमेंट। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा कि सर रिजवान ने अच्छा एक्सप्लेन किया। जो यूसीसी आ रहा है अभी जो कि एक नया लॉ भाई एक इंडियन गवर्नमेंट ला रही है, तो इसके बारे में आज काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ चर्चा में रही है और इस पर काफ़ी ज़्यादा भाई एक वर्किंग स्टार्ट हो रही है और ये जल्दी देखते हैं ये कब तक लागू होता है और ये कैसे। सर ने तो बोला कि ये ट्राइबल्स हैं वहाँ पर ये ना ही लागू हो तो अच्छा है, बाकी जो मतलब जो जिस जगह लग सकता है या सही रहेगा वहाँ लगाना चाहिए, तो वो अच्छा सही है। अभी गवर्नमेंट अपना फैसला इतना इजी तो नहीं करती, ये तो जस्ट उन्होंने एक बताया है कि हम ये लॉ लेकर आ रहे हैं, ये चीज़ अभी तक चल रही है। बाकी जब लागू होगा तो वो तो आगे की न्यूज़ वो तो बाद में देखी जाएगी। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, ये चीज़ें पर काफ़ी वर्किंग हो रही है, लेकिन सर ने काफ़ी एक एक्सप्लेन भी अच्छा किया है, क्योंकि हम एक मुद्दा तो काफ़ी उठा हुआ है, लेकिन हम एक मतलब के और भी वीडियोस पढ़ी थी, लेकिन सर रिजवान काफ़ी अच्छे तरीके से समझाएंगे और एक जो एक मतलब कि अब मुद्दा छिड़ चुका है। लेकिन देखा जाए ना तो उन्होंने सही बात कि आप जो भी एक्ट आता है ना आप उसकी खिलाफ वर्जी जरूर एक बार होती है, लेकिन आप बस ऐसे बढ़ के मार मूर कर बस चुप कर जाते हैं, होता कुछ नहीं है। क्योंकि अब एक मतलब के कानून के आगे सबको और सिस्टम के आगे सबको एक सर झुकाना होता है, जो कि होता है। अब जो भी एक मतलब के एक अदालत फैसला करेगी या जो चीजें होंगी उस पर ज़ाहिर बात है, अब किसी को पसंद आए या ना पसंद, वो तो भाई अमल तो उन्होंने करना ही करना है, अब कोई ऊपर से बंदा टांग नहीं अड़ा सकता। नहीं बिल्कुल, एक तो इस अगर कोर्ट के बारे में बात करें तो अभी हम तो प्रॉपर जो है ना इसकी तह तक नहीं पहुंचे, क्योंकि सर की वीडियो लेने का मकसद ये था कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर करेंगे, शायद उन्होंने किसी और वीडियो में कर दी हो, लेकिन जो जहां तक सुना है वो यही है कि ये जो मतलब एक 1+ शादी है ना शायद उससे रेलिवेंट है, और अगर उससे रेलिवेंट है तो जाहिर बात है आगे जाके जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज के ऊपर, लेकिन जो सबसे ज्यादा शोर मच रहा है ना वो मच रहा है मुसलमानों का कि ये हम जो है ना वो एक्ट नहीं लाने देंगे या उसमें जो है ना वो कोई मतलब इस तरह की जो चेंज नहीं करने देगी। तो ये तो आप वक्त ही बताएगा कि मतलब उसमें, क्योंकि अभी तक इसमें यही है कि जो मैरिज का हमने सुना है, लेकिन ये कि आगे जाके जो फिर वो बच्चों का भी कोई सीन है, वो भी कहते हैं कि जो ज्यादा पैदा होते हैं बच्चे उसके ऊपर भी कोई सीन नहीं वो होता है ना। लेकिन अगर मैरिज वाला है वो तो एक सही बात है, एक से बढ़कर मैरिज करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक ये जो मौलवी है ना इनको पता नहीं क्या है कि एक आस आई होती है कि 4 शादियां 5 शादियां कर बैठे होते हैं, और जो इन्होंने जिल्लत बनाई होती है वो तो पीछे देखने वाली होती है, वो तो एक सही एक्ट है। लेकिन आगे देखेंगे भाई कितना एक्ट है, देखना तो हमने हम कर तो हम एक मतलब के एक अपना जो ओपिनियन है, जो हमारी सोच है वो ही हम एक मतलब के आपके सामने रखते हैं, और हमने एक एक्ट पर हमने नहीं खिलाफ वर्जी करनी, आप हमें ना आए बोले कि आप कौन होते हैं बोलने वाले। हाँ, सही बात है। बाकी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।